Let's continue with our lecture series. Today we would be discussing about recording cash and bank transactions. So how the transactions which are cash transactions are recorded in the financial statements or recorded in the systems, in the accounting softwares and all. In cash transactions, goods and services are bought and are paid at the time of purchase using cash. जैसे कि हमने अभी तक जो हम डिस्कशन करते हैं प्रीवियस वीडियोस में, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्रेडिट परचेजेस या फिर क्रेडिट सेल्स कैसे होती हैं। ड्यूरिंग क्रेडिट परचेज जो है, अगर हम किसी सप्लायर के पास जाते हैं, देन हम परचेज़ करते हैं, कुछ इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं या ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम जब परचेज़ करते हैं तो उसी वक्त हम पेमेंट नहीं करते, बल्कि हम सप्लायर से कुछ टाइम जो है मांगते हैं कि आप जो है हमें इतना टाइम दे दो, 1 महीने का 2 महीने का टाइम दे दो, एंड देन हम आपको जो है पेमेंट करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट परचेज़। क्रेडिट का मतलब है आप उधार पे जो है परचेजेस कर लेते हो, एंड देन आप बाद में जो है जब आपके पास कैश अवेलेबल होता है, एंड देन जो टर्म्स ऑफ परचेज़ होती हैं उसके हिसाब से आप देन पेमेंट करते हो बाद में। कैश परचेज़ क्या होता है कि जब आप सप्लायर के पास जाते हो परचेज़ करने, एंड देन आप इमीडिएटली उसको कैश की पेमेंट कर देते हो जब आप परचेज़ कर रहे होते हो। अब वहाँ पे आपको क्रेडिट नहीं मिलता, मतलब कि आप उधार पे कोई सामान नहीं ले रहे, आप जब आप परचेज़ कर रहे हो उसी वक्त आप पेमेंट कर रहे हो। इसी तरीके से कैश जो सेल्स होती हैं उनमें भी यही चीज़ होती है कि जब आप किसी कस्टमर को सेल कर रहे होते हो तो देन आप उसी वक्त जो है पेमेंट रिसीव कर लेते हो। जब आप सेल्स कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ सेल आप जो है पेमेंट रिसीव करते हो। और अगर आप एज आप कस्टमर हो एंड देन सप्लायर से आप परचेज कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो है आप उनको पेमेंट कर देते हो। इसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। जो है कैश परचेजेस, कैश सेल्स, इसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन्स। कैश भी बोल सकते हैं और बैंक भी बोल सकते हैं। बैंक ट्रांजेक्शन्स और कैश ट्रांजेक्शन्स इज़ द सेम थिंग। अब रेमिटेंस एडवाइस क्या होती है? Remittance advice is sent along with the payment to the supplier. This acts as an evidence that the payment has been made. जब हम अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहे होते हैं, इन केस ऑफ जो है अगर हम क्रेडिट परचेजेस की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम परचेजेस कर लेते हैं सप्लायर से, एंड देन हम जो है पेमेंट करते हैं कुछ टाइम के बाद। तो उसमें क्या होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो सप्लायर को, तो आप सप्लायर को सिर्फ पेमेंट नहीं भेजते हो, बल्कि आप एक जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंस एडवाइस, आप वो भी सप्लायर को जो है देते हो। अब ये इस वजह से आप देते हो ताकि जो है आपके पास आप अपने पास भी रखते हो, एंड देन सप्लायर को भी देते हो ताकि सप्लायर को पता चल सके कि आपने किस पेमेंट, किस जो है पेएबल्स से रिलेटेड जो है आपने पेमेंट की है। क्योंकि एक सप्लायर से आप कई दफ़ा जो है ट्रांजैक्शंस करते हो, एक सप्लायर से आप कई दफ़ा परचेज़ करते हो, तो कई दफ़ा जो है आप पेएबल्स जो है वो जो लोन होता है, पेएबल्स जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि आप क्रेडिट पे परचेज़ कर रहे होते हो, तो वो पेएबल जो है आप कई दफ़ा रिकॉर्ड करते हो, आप डिफरेंट बहुत सारे पेएबल्स रिकॉर्ड करते हो। तो इससे क्या होगा कि जब आप पेमेंट करोगे सप्लायर को, तो सप्लायर को कैसे पता चलेगा कि आप किस अमाउंट, किस पेएबल्स के हवाले से जो है पेमेंट कर रहे हो? क्योंकि पेएबल्स तो काफ़ी सारे हैं, जो आपकी पेमेंट है वो किस पेएबल से रिलेट करती है। तो ये चीज़ उसमें जो है रेमिटेंस एडवाइस में लिखी जाती है कि हाँ, आप जो है ये वाली जो परचेज़ आपने इस डेट पे जो परचेज़ की थी उससे रिलेटेड जो पेएबल है आप उसकी जो है पेमेंट कर रहे हो सकता है आप फुल पेमेंट करो, हो सकता है पार्शियल पेमेंट करो। तो वो जो भी डिटेल्स होंगी ना, जो आप पेमेंट की जो डिटेल्स होगी वो रेमिटेंस एडवाइस में आप लिखोगे, एंड देन आप सप्लायर को रेमिटेंस एडवाइस अपनी पेमेंट के साथ भेज दोगे ताकि सप्लायर को पता चले कि आप किस पेबल के हवाले से जो है पेमेंट कर रहे हो। एंड आप जो है रेमिटेंस एडवाइस अपने पास भी रखते हो, एक आप सप्लायर को सेंड करते हो, एंड देन एक जो है आप अपने पास रखते हो एज एन एविडेंस। ये जो है एज एन एविडेंस आप रखते हो अपने पास कि आपने जो है पेमेंट कर दी है। The transactions are recorded in business's accounting system by transferring information from the source document into the relevant general ledger accounts using journal entries. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कई दफ़ा ये चीज़ डिस्कस की कि हम ट्रांजैक्शंस को है किस तरीके से जो है अपने जनरल लेजर में, अपने सिस्टम में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो बेसिकली उसका एक फ़्लो होता है, उसकी एक जो है सीक्वेंस होती है, जिस सीक्वेंस से जो है चीज़ें हो रही होती हैं। पहले तो कोई ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि मैंने अगर सप्लायर से परचेज़ेस की हैं तो मुझे परचेज़ेस रिकॉर्ड करनी है, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है।
तो क्या होगा कि मैं जो है एक जर्नल एंट्री जो है उसके थ्रू रिकॉर्ड करूँगी ये ट्रांजैक्शन। और जो जर्नल एंट्री इस केस में होगी वो होगी क्रेडिट पेबल्स एंड डेबिट जो होगा सॉरी हाँ डेबिट परचेजेस हो जाएंगे एंड देन क्रेडिट होगा हमारा पेबल। हमारा पेबल उस वक्त हमारा जो है क्रेडिट साइड पे पेबल्स आ जाएगा जब हम क्रेडिट परचेजेस कर रहे हैं। तो क्रेडिट परचेज की जो है जर्नल एंट्री होगी क्रेडिट पेबल्स एंड डेबिट परचेजेस। परचेजेस एक एक्सपेंस होता है, इस वजह से जो है एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। तो इस वजह से परचेजेस क्योंकि एक एक्सपेंस है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है। और ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कई दफ़ा बताई है कि जो है हम डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से डिसाइड करते हैं। अगर कोई डेबिट अकाउंट होता है तो वो इंक्रीज़ जब होगा तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। अगर कोई क्रेडिट अकाउंट होता है तो वो जब इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। ऐसे ही वाइस वर्सा कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेबिट अकाउंट है एंड वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वो डेबिट नहीं होगा, उस केस में वो क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से एक क्रेडिट अकाउंट है एंड देन वो अकाउंट जो है किसी तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है तो वो अब क्रेडिट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। मतलब ये कि जो डेबिट अकाउंट्स होते हैं वो डेबिट तब होते हैं जब वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं एंड क्रेडिट तब होते हैं जब वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। इसी तरीके से जैसे क्रेडिट अकाउंट होते हैं, क्रेडिट अकाउंट्स इंक्रीज़ तब हो रहे होते हैं जब इंक्रीज़ हो रहे होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जब डिक्रीज़ हो रहे होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। हमारे पास एसेट हो, एक्सपेंस हो, ये दोनों जो हैं हमारे डेबिट अकाउंट्स हैं। इसका मतलब ये है जब ये बढ़ते हैं, जब ये इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट पे रिकॉर्ड होते हैं, जब कम होते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो पेबल्स होता है, क्योंकि पेबल एक लोन है तो लोन, कैपिटल एंड जो है इनकम, ये जो है हमारे पास क्रेडिट अकाउंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि लोन में जब भी इंक्रीज़ आएगा, कैपिटल में जब भी इंक्रीज़ आएगा एंड इनकम में जब भी इंक्रीज़ आएगा तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर इन तीनों अकाउंट्स में डिक्रीज़ आता है तो ये डेबिट में आ जाएंगी। इसी तरीके से हमने जो अब हम परचेसेस से रिलेटेड बात कर रहे थे कि हमने क्रेडिट पे परचेज़ की किसी सप्लायर से, तो उस केस में क्या होगा कि इस केस में परचेजेस, एक तो परचेजेस रिकॉर्ड हो रही हैं और परचेजेस जो हैं एक एक्सपेंस हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट जो होते हैं और एसेट अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट, बोथ ऑफ दीज आर डेबिट अकाउंट्स। इस केस में परचेजेस इंक्रीज़ हो रही हैं, इसका मतलब कि एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज़ होने की वजह से ये डेबिट पे रिकॉर्ड हो जाएगा। हमने डेबिट एंट्री तो कर दी है, अब हमें क्रेडिट एंट्री करनी है। अब इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हम क्रेडिट पे परचेजेस कर रहे हैं तो हम कैश तो पे नहीं कर रहे। अगर हम कैश पे परचेज कर रहे होते तो हम उसी वक्त कैश जो है क्रेडिट कर देते, क्योंकि कैश जो है एक एसेट है और एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाता है। बिकॉज एसेट जो है एक डेबिट अकाउंट है, जब वो इंक्रीज़ होगा तो डेबिट पर रिकॉर्ड होगा और जब वो डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है कि हमने कैश नहीं पे किया, हमने क्रेडिट पे परचेज़ कर ली। अब हम कैश की जगह क्या रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारी एक लायबिलिटी अराइज़ हो गई है जिसको हम पेबल्स बोलते हैं। अब हमें इस पेबल्स को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पेबल्स जो है एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी, कैपिटल एंड इनकम जब भी इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्योंकि इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है जिसको हम पेबल्स बोलते हैं, तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन जब होती है तो उसकी डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं और ये मेक श्योर किया जाता है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जो है वो मैच कर रही हों। इसका मतलब ये है कि अगर डेबिट पे 1000 आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको क्रेडिट पे भी 1000 ही रिकॉर्ड करना है। दोनों बैलेंस होनी चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड्स शुड बैलेंस आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। तो हमारे पास चलो हमने एक डेबिट एंट्री तो कर दी कि हमने जो है डेबिट पे परचेजेस रिकॉर्ड कर दी एंड क्रेडिट पे जो है पेबल्स रिकॉर्ड कर दिया। डेबिट एंट्री हो जाती है, बट ये डेबिट एंट्री कहाँ से आई हमारे पास, इसकी डिटेल्स कहाँ से है, हमें कैसे पता चला कि परचेज़ हुई है और परचेज़ की जो अमाउंट है वो इतनी अमाउंट है। हमें ये सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चला। जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, डिफरेंट जब ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं तो डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी जनरेट हो रहे थे। ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस करके आ रहे हैं।
अगर हम परचेजेस की बात करें तो परचेजेस से रिलेटेड जो सोर्स डॉक्यूमेंट है वो परचेज इनवॉइस होती है। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर्स को सेल्स करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है वो सेल्स इनवॉइस होता है। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है और वो सोर्स डॉक्यूमेंट ये डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है कि अगर आपने सपोज़ परचेजेस की तो परचेजेस कितने अमाउंट की परचेजेस की आपने, उसमें आपको क्या डिस्काउंट मिला, आपने कितने यूनिट्स ऑफ गुड्स जो है परचेज़ किए, आपकी जो पेमेंट डेट है वो क्या है, आपको कितने टाइम के बाद और कब पेमेंट करनी है, वो सारी डिटेल जितनी भी उस परचेज से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो परचेज इनवॉइस में होंगी। और वो परचेज इनवॉइस कहाँ से आती है, वो हमें सप्लायर देता है। जब सप्लायर हमें गुड्स देता है, जब हम परचेजेस कर लेते हैं तो वो हमें परचेज इनवॉइस भी देता है उसके साथ। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट वो देता है जो बंदा सेल्स कर रहा होता है। इसी तरीके से अगर हम सेल्स की बात करें तो हम जब कस्टमर्स को सेल्स कर रहे होते हैं तो हम उसको एक सेल्स इनवॉइस देते हैं और हम अपने पास भी एक सेल्स इनवॉइस रखते हैं ताकि हम जो है डेबिट एंट्री बना सकें और फिर उस डेबिट एंट्री को जो है हम अपने अकाउंट्स में जो है इनपुट कर सकें। अब ये सेल्स इनवॉइस हमने जो है कस्टमर को दे दी है और हमने अपने पास भी एक जो है रिटेन कर ली है सेल्स इनवॉइस। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जो कि उस ट्रांजैक्शन के हवाले से हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। उस चीज़ में उस सोर्स डॉक्यूमेंट में हर चीज़ उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो है लिखी हुई होती है। तो क्या होता है कि जब हम अपनी परचेजेस वाली एग्जांपल को ही आगे लेके चलते हैं, हमने जो है उस परचेज इनवॉइस में से जो सोर्स डॉक्यूमेंट था जो कि सप्लायर ने हमें दिया था, हम उसमें से डिटेल्स ले करके उससे जनरल एंट्री बना देंगे। ठीक है, जो परचेज इनवॉइस में जो अमाउंट लिखा हुआ है उसी अमाउंट से जो है डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री दोनों बन गई। अब हमारे पास ये डेबिट और क्रेडिट एंट्री तो बन गई, जर्नल एंट्री का काम हो गया। पहले क्या होता है, ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद उससे जो है सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ। सोर्स डॉक्यूमेंट को लेकर हमने जो है जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर की। अब ये जर्नल एंट्रीज रिलेटेड जो इनसे रिलेटेड जो अकाउंट है जिसको हम जनरल लेजर बोलते हैं, जैसे इस ट्रांजैक्शन से हमारी एक तो परचेजेस जो हैं डेबिट हुई हैं एंड देन हमारा पास क्रेडिट जो है वो पेबल हुआ है। तो पेबल्स और परचेजेस दो अकाउंट्स जो है हिट हो गए हैं इस चीज़ से। इसका मतलब ये है कि हमें जो ये अकाउंट्स हैं, हमारे पास जो जनरल लेजर अकाउंट्स हैं, जो कि एक तो जनरल लेजर जो अकाउंट्स होते हैं वो हर एक जो है हेड के अलग अकाउंट्स होते हैं। इसका मतलब हर एक एसेट, अगर कैश की बात करें या इन्वेंट्री की बात करें, परचेजेस की बात करें, सेल्स की बात करें, ऐसे ही डिफरेंट जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे पास इनकम्स हैं, लाइबिलिटी हो गई और कैपिटल हो गया, और हमारे पास एसेट्स, डिफरेंट एसेट्स हो गए, नॉन करंट एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हो गए, मशीनरी अलग हो गई, व्हीकल्स जो हैं वो अलग हो गई, इन्वेंट्री जो है अलग हो गई। सब ये जितने भी हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं इनसे रिलेटेड इन सब का एक जनरल लेजर अकाउंट होता है जहाँ पे वो सारे अमाउंट्स लिखे होते हैं। अगर मैं परचेज़ेस की बात करूँ तो परचेज़ेस की जनरल लेजर में जब जाऊँगी तो वहाँ पे जितने भी हमने परचेज़ेस किए हैं, सप्लायर से जितनी भी परचेज़ेस किए हैं, उन सारी परचेज़ेस से रिलेटेड डिटेल्स वहाँ पे, अमाउंट्स वहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो अब होगा क्या कि जब कोई ट्रांजैक्शन हुई, सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ, उसके बाद जनरल एंट्री भी हमने बना दी। अब हमें उस जनरल एंट्री को लेकर के वो जो रेलेवेंट जनरल लेजर्स हैं, जैसे पेएबल लेजर हो गया, और कौन सा इस ट्रांजैक्शन की वजह से और कौन सा जनरल लेजर जो है इंक्रीज़ होगा, वो होगा हमारा पेएबल्स। एक तो पेएबल्स, एक तो हो गया परचेज़। ये दोनों जो हैं जनरल लेजर्स जो हैं अब हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे दोनों। हो सकता है कि किसी ट्रांजैक्शन की वजह से कोई जनरल लेजर डिक्रीज़ भी हो रहा हो, बट इस केस में क्या हो रहा है कि परचेजेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं एंड देन हमारे पास पेबल्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों जनरल लेजर्स जो हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम परचेज लेजर में जाएंगे और हम पेबल लेजर में जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको इंक्रीज़ कर देंगे। वो जितनी भी परचेजेस की अमाउंट थी उससे इंक्रीज़ कर देंगे। जो जनरल एंट्री हमने बनाई थी उसकी जो अमाउंट थी वो हम जो है उन दोनों जनरल लेजर्स में जो है अपडेट कर देंगे, मतलब कि इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये तो हो गया पहले जो ट्रांजैक्शन हुई वो, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके बाद जनरल एंट्री, उसके बाद जो रेलेवेंट जनरल लेजर्स जो थे, पेएबल्स लेजर एंड परचेजेस लेजर, ये जो है अपडेट हो गए हमारे पास। ये सारा जो है
हमारे पास ये सिस्टम एक फ़ॉलो हो रहा है। उसके बाद फिर जब साल का एंड होता है, जब बिज़नेस को जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, तो वो जर्नल लेजर्स जो हैं उनको जो है सारे अमाउंट्स को ऐड करता है। उससे एक ट्रायल बैलेंस बनती है। ये चीज़ भी हम पिछली वीडियोस में जो है डिस्कस कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। और फिर उस ट्रायल बैलेंस को लेकर पहले वो चेक करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर मैच हो रही होती है तो देन सारे अमाउंट सही से रिकॉर्ड किए गए हैं, एंड देन उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। So the transactions are recorded in business's accounting system by transferring information from source document into relevant general ledger accounts using journal entries। के मतलब जो सोर्स डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स दी हुई हैं उससे हम जर्नल एंट्री पहले बनाएंगे, एंड देन उसको हम जनरल लेजर जो था, जनरल लेजर्स, उसको अपडेट कर देंगे। कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स एंड देयर डबल एंट्री। ट्रांजेक्शन डेट में इम्पैक्ट द कैश और बैंक अकाउंट। ऐसी ट्रांजेक्शन जो डायरेक्ट बैंक को हिट करती हैं, यानी कि बैंक को या तो बैंक और कैश, अगर बैंक एंड कैश जो है सेम बात है, बैंक के अकाउंट अमाउंट को जो है बढ़ाएंगी या तो उनको उसको कम करेंगी, यानी कि बैंक का जो अमाउंट है उसको वो इंक्रीज़ हो जाएगा इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, या तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम कैश सेल्स करते हैं, मतलब कि हमने जो है कस्टमर्स को सेल्स की एंड देन हमने उसी वक्त जो है पेमेंट रिसीव कर ली, तो उससे क्या होगा कि बैंक अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कैश परचेजेस से क्या हुआ कि हमने जो है सप्लायर से परचेजेस कर ली एंड देन हमने उसको उसी वक्त पेमेंट कर दी, उससे क्या होगा कि बैंक अकाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपेंस की पेमेंट की डिफरेंट एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होता है, सैलरीज पे करनी है तो ये स्टाफ को, रेंटल अगर हमने रेंट पे जो है अपनी प्रेमिसेस को लिया हुआ है, हम उससे बिज़नेस जो है रन करते हैं, तो वो रेंटल पेमेंट्स जो करनी होगी हमें, वो भी एक एक्सपेंस है। सारे जितने भी एक्सपेंसेस हो गए बिज़नेस के, उनके अगर हम पेमेंट्स करते हैं तो उससे हमारा बैंक अकाउंट जो है डिक्रीज़ हो रहा होता है। इनकम रिसीव करते हैं कोई भी, अब हमने कैश सेल्स तो बात कर ली कि कैश सेल्स जब हम कर रहे होते हैं तो उससे हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा होता है। अब इनकम रिसीव्ड हम इसको दोबारा क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो इनकम होती है और जो सेल्स होती हैं ये दोनों डिफरेंट चीज़ होती हैं। जो सेल्स होती हैं वो हमारी बिज़नेस की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से जनरेट हो रही होती हैं। जैसे कि अगर बिज़नेस का काम है जो है लैपटॉप सेल करना, तो उस लैपटॉप सेल करने से जो हमारे पास इनकम आएगी ना, वो हमारी इनकम जो है सेल्स में रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई सेल्स। सेल मतलब जो नॉर्मल बिज़नेस की एक्टिविटी है उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको सेल्स बोलते हैं। लेकिन इनकम जो है किसी और तरह की भी इनकम हो सकती है, जैसे कि बिज़नेस की जो प्रेमिसेस हैं वो खाली थी, तो उसने सोचा कि जो है मैं रेंट पे दे देता हूँ किसी को ना, तो उससे जो इनकम जनरेट होगी उसको हम अदर इनकम बोलेंगे या फिर सिर्फ इनकम बोलेंगे उसको। वहाँ से जो रेंटल इनकम हमें रिसीव होगी, हम जो है उससे क्या होगा, बैंक का जो अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से हमने किसी और कंपनी के शेयर्स जो हैं वो परचेज़ किए हुए, और उससे क्या होगा कि डिविडेंड्स हम बोलते हैं, डिविडेंड्स जब रिसीव होते हैं तो उससे क्या होगा कि वो उसको हम डिविडेंड इनकम बोल देंगे, या फिर हम अगर जनरली बात करें तो उसको हम इनकम बोलेंगे, अदर इनकम बोलेंगे। इसी तरीके से हम उनसे जो जो शेयर्स हमने परचेज़ किए थे दूसरी कंपनी के, वो हम सेल कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, मतलब कि सेल कर देते हैं, तो उससे जो अमाउंट रिसीव होगा उसको भी हम इनकम, अदर इनकम में ऐड कर देंगे, उससे भी बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसके अलावा क्या होता है कि हमने किसी और को लोन दिया हुआ है, मतलब बिज़नेस ने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी और बिज़नेस को लोन दिया हुआ है, या किसी पर्सन को लोन दिया हुआ है, उससे क्या होगा कि उससे इनकम रिसीव होगी जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि वो जिसको हमने लोन दिया है वो हमें इंटरेस्ट पे करता रहेगा हर मंथ, एंड देन वो इनकम जो होगी उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट इनकम, और वो भी जो है हमारे बैंक अकाउंट को जो है इंक्रीज़ कर देगी। इसी तरीके से जब हम लोन वापस ले लेंगे, मतलब कि लोन की रीपेमेंट होती है, वो जब हमें रीपेमेंट कर देगा तो वो जो अमाउंट रिसीव करेंगे वो भी अदर इनकम है। तो इसका मतलब ये कि सेल्स के अलावा, जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के अलावा जितनी भी इनकम है बिज़नेस की, वो सारी अदर इनकम बोलते हैं, और वो जब रिसीव होंगी इनकम रिसीव्ड, वो जो है बैंक के अकाउंट को जो है, बैंक के अमाउंट को जो है इंक्रीज़ करेंगी। इसी तरीके से ट्रेड पेबल सेटलमेंट्स, इसका मतलब ये कि हमने सप्लायर से क्रेडिट पे परचेजेस की थी, लेकिन कभी ना कभी तो हमें उसकी पेमेंट करनी है। जब हम पेमेंट करते हैं तो क्या होता है कि हम पेबल्स जो हमने क्रिएट किया हुआ था, जो एक लाइबिलिटी क्रिएट की हुई थी, वो हम कम कर देते हैं, मतलब कि उसकी सेटलमेंट हो जाती है, तो हम वो पेबल्स रिमूव कर देते हैं अपने बुक में से,
पेबल्स को ख़त्म कर देते हैं, हम उस लाइबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल्स सेटलमेंट। जब हम सेटलमेंट कर रहे होते हैं उससे क्या होगा कि हमारा बैंक का जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हम पैसा हमारे अकाउंट से जा रहा है। इस वजह से ये सारी ट्रांजेक्शन्स हमारे कैश और बैंक को जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहे हैं। ये वो ट्रांजेक्शन है जो हमारे कैश को, हमारे बैंक को हिट कर रहे हैं जाके। अगर हम कैश सेल्स की बात करें तो क्या होता है, कैश सेल्स occurs when a customer pays cash to the business in exchange for goods or services at time of purchase। जब कस्टमर हमारे पास हमसे पैसे परचेज़ करने आता है, हम उसको सेल करते हैं, तो हम उसी वक्त जो है पेमेंट रिसीव करते हैं कस्टमर से, उसको हम कैश सेल्स बोलते हैं। अगर इसकी जर्नल एंट्री की बात करें या फिर हम जो रेलेवेंट जो जनरल लेजर्स जो इस ट्रांजेक्शन की वजह से जो है अपडेट किए जाएंगे वो होंगे, एक तो कैश या बैंक का अकाउंट जो होगा जनरल लेजर वो हिट होगा, एंड देन सेल्स का जो अकाउंट है जनरल लेजर का वो भी हिट होगा। और डबल एंट्री की बात करें तो इस केस में डेबिट हो जाएगा कैश और बैंक, बिकॉज हमने जो है पेमेंट रिसीव किया, हमने कैश रिसीव किया है। कैश जो है और बैंक जो है वो एक एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि एसेट जो है डेबिट अकाउंट था, इस वजह से जब एक एसेट अकाउंट जो है, क्योंकि डेबिट अकाउंट है, तो जब हम एसेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है कि डेबिट हो रहा है। और उसके अलावा सेल्स हमारी इनकम है, और इनकम जो होती है, इनकम एक क्रेडिट अकाउंट होता है। इसका मतलब है जब भी इनकम रिसीव होगी, जब भी इनकम इंक्रीज़ होगी ना, तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इस वजह से क्योंकि सेल्स इंक्रीज़ हुई ना हमारी, हमने सेल की कस्टमर को, तो सेल्स जनरेट हुई, सेल्स इंक्रीज़ हुई, तो सेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से सेल्स जो है क्रेडिट हो गई। कैश परचेजेस की बात करें, कैश परचेजेस फॉर इन्वेंट्री आर कैश पेमेंट्स मेड टू सप्लायर इन एक्सचेंज फॉर गुड्स अ business receives, which a business is going to use in its production, raw materials or sale in their existing form, finished goods। अब बिज़नेस जो है, बिज़नेस को इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। अब इन्वेंट्री क्या हो सकती है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल्स हो सकता है, मतलब कि जब रॉ मटेरियल एक बिज़नेस परचेज़ करता है एक सप्लायर से, तो वो उस रॉ मटेरियल को जो है प्रोसेस करता है, कुछ और बनाता है उस रॉ मटेरियल से। ठीक है, जैसे अगर रॉ मटेरियल की बात करें, वुड, एक वुड जो है वो बिज़नेस जो है परचेज़ कर रहा है पहले सप्लायर से, एंड देन उस वुड को प्रोसेस करके एक फर्नीचर बना रहा है, एंड देन उस फर्नीचर को हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स। जब फर्नीचर बन जाएगा तो हम उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स, और वो भी हमारी इन्वेंट्री होती है। जो रॉ मटेरियल था वो भी इन्वेंट्री थी, और जो फिनिश्ड गुड है वो भी हमारी इन्वेंट्री है, बट दोनों के नाम डिफरेंट हैं। इसको हम जब वो एक वुड होता है तो एक रॉ मटेरियल होता है, जब वो फर्नीचर बन जाता है तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। तो क्या होगा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट्स भी परचेज़ करते हैं, जैसे कि होल सेलर के पास जाते हैं, वहाँ से फर्नीचर परचेज़ कर लेते हैं कम पैसों में, एंड देन वो आगे सेल करते हैं, उसको थोड़ा जो है उसकी फिनिशिंग करके एंड देन आगे सेल कर देते हैं कस्टमर्स को। अब इससे क्या होगा कि उनको जो इन्वेंट्री परचेज़ करनी है वो फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में इन्वेंट्री परचेज़ करनी है, एंड देन उस इन्वेंट्री को कुछ टाइम अपने पास रखना है, एंड देन कस्टमर्स को सेल करना है। तो ये तो हो गया फिनिश्ड गुड्स। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो खुद बनाते हैं फर्नीचर, तो उनको वुड की ज़रूरत होगी, और वो वुड जो है वो एक रॉ मटेरियल है, तो सप्लायर के पास जाएंगे, रॉ मटेरियल परचेज़ करेंगे, उस रॉ मटेरियल को जो है फर्नीचर में कन्वर्ट करेंगे पहले, और फिर जो है कस्टमर्स को बेचेंगे। अगर हम कैश परचेज़ की बात करें, अगर हम रॉ मटेरियल परचेज़ करें या हम फिनिश्ड गुड परचेज़ करें, दोनों को हम परचेज़ ही बोलेंगे, क्योंकि हम एक इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे हैं। अगर हम कैश परचेज़ की बात करें तो क्या होगा कि जब हम सप्लायर के पास जाएंगे वो इन्वेंट्री परचेज़ करने, तो हम उसी वक्त उसको पेमेंट कर देंगे। जब हम उससे परचेज़ कर रहे होंगे हम उसी वक्त उसको पेमेंट कर देंगे। इसको हम बोलते हैं कैश परचेज़। क्रेडिट परचेज़ में क्या होता था कि सप्लायर के पास जाते थे, हम इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते थे, लेकिन पेमेंट बाद में करते थे। लेकिन कैश परचेज़ में ऐसा नहीं होता। कैश परचेज़ में सप्लायर को पेमेंट उसी वक्त करनी पड़ती है जब हम इन्वेंट्री परचेज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम रॉ मटेरियल परचेज़ करें, चाहे हम फिनिश्ड गुड्स परचेज़ करें, दोनों ही इन्वेंट्री होते हैं और दोनों की जो पेमेंट है उसी वक्त होती है। अब इस केस में क्या होगा कि कौन से जनरल लेजर्स हिट होंगे। एक तो इन्वेंट्री का जो जनरल लेजर, हम इन्वेंट्री बोलें या परचेज़ बोलें, दोनों सेम बात है। एक तो परचेज़ और इन्वेंट्री जो जनरल लेजर है वो हिट होगा, और कैश या बैंक, क्योंकि हमने पेमेंट की है तो बैंक का जो अकाउंट है वो डिक्रीज़ हुआ होगा। इस चीज़ को कैसे जर्नल एंट्री, डबल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी इस चीज़ के लिए,
हमारी परचेजेस इंक्रीज़ हुई हैं। परचेजेस क्या था? एक्सपेंस। और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट पर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि एक्सपेंस जो है एक डेबिट अकाउंट है। इसी तरीके से इस ट्रांजैक्शन से और क्या हुआ कि कैश जो है वो डिक्रीज़ हुआ, और कैश एक एसेट है, और जब एसेट डिक्रीज़ होता है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि एसेट जो है एक डेबिट अकाउंट है। जब ज़ाहिर सी बात है वो डिक्रीज़ होगा तो फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये तो हो गई जनरल एंट्री हो गई। द अमाउंट रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट इज़ द नेट अमाउंट पेड आफ्टर द डिस्काउंट्स। मतलब कि ये जो जनरल एंट्री हमने अभी बनाई है ना, इसके लिए जो अमाउंट हम यूज़ करेंगे वो नेट अमाउंट होगा। इसका मतलब ये है, अगर सप्लायर ने हमें कोई डिस्काउंट दिया है, मतलब कि हमने इतनी सारी इन्वेंट्री से बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ कर ली, तो उसने बोला कि आप थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो, ठीक है, तो उसने 10% हमें डिस्काउंट दे दिया। तो अब हम अपने बुक्स में जो अमाउंट, असल में जो जनरल एंट्री बनेगी और बुक्स में जो अमाउंट होगा वो नेट अमाउंट। इसका मतलब कि हम पहले उस ग्रॉस अमाउंट में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, उसको हम बोलते हैं नेट अमाउंट। जो असल में हमने पेमेंट की है, डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट हमने उसको पे किया है, उसको हम नेट अमाउंट बोलते हैं। वो नेट अमाउंट हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। ग्रॉस अमाउंट वो होता है जो डिस्काउंट, मतलब अभी हमने उसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं किया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस अमाउंट। लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने तो जो पेमेंट की वो नेट अमाउंट पे किया, हमने कुछ डिस्काउंट रिसीव किया है, और जो हमने पेमेंट की है हमें वही अमाउंट चाहिए जो हमने पे किया है। तो इस वजह से जो है हम अपने परचेजेस में और जो बैंक या कैश में वो चीज़ें अपडेट करेंगे, वो अमाउंट अपडेट करेंगे जो नेट अमाउंट है, आफ्टर जो है डिडक्टिंग डिस्काउंट, नेट अमाउंट। देयर आर नो डिस्काउंट सेटलमेंट डिस्काउंट्स इन कैश परचेज ट्रांजेक्शन बिकॉज पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम सप्लायर के पास जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज़ कर लेते हैं, या फिर हम उसके एक लॉयल कस्टमर होते हैं, हम हमेशा उससे इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं, तो वो हमें कोई डिस्काउंट दे देता है। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि उसने 10% डिस्काउंट दे दिया, उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वो उसी वक्त मिलता है जब हम परचेज़ करते हैं। ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट। एक और डिस्काउंट होता है जो होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। अब इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज़ क्या होता है कि जब हम सप्लायर से इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं तो हम पेमेंट तो बाद में करते हैं, उसमें वहाँ पे एक अग्रीमेंट होता है कि आप जो है इस डेट पे पेमेंट करोगे। मोस्टली 1, 2 या 3 महीने का टाइम होता है। तो होता क्या है कि अगर मुझे पेमेंट करनी है 1 महीने के बाद, और सप्लायर जो है मुझसे कांटेक्ट करता है, वो बोलता है कि आप हमें अभी पेमेंट कर दो, हमें कैश की ज़रूरत है, आप हमें अभी पेमेंट कर दो, लेकिन आप एक काम करो, आप थोड़ा सा डिस्काउंट ले लो। क्योंकि हमने जो है अर्ली पेमेंट, एक जल्दी पेमेंट की, उसको हम अर्ली पेमेंट बोलते हैं, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं इसको। क्योंकि हमने अर्ली सेटलमेंट कर दी और हमें डिस्काउंट मिला उसके बदले में, तो उसको हम बोलते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। अब ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है वो कैश की ट्रांजेक्शन्स में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैश हमने उसको उसी वक्त पे कर दिया था जब हम परचेज़ कर रहे थे, तो सेटलमेंट डिस्काउंट की तो बात ही नहीं आएगी ना, क्योंकि हमने तो कैश पे कर दिया, हमारी तो लायबिलिटी उसी वक्त ख़त्म हो गई। इस वजह से ये कह रहा है कि देयर आर नो सेटलमेंट डिस्काउंट्स इन कैश परचेज ट्रांजेक्शन्स। अगर कैश की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं तो उसमें सेटलमेंट डिस्काउंट नहीं आते, उसमें सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आता है। बिकॉज पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली, क्योंकि हमने उसी वक्त पेमेंट कर दी थी, हमें सप्लायर बाद में कॉन्टैक्ट ही नहीं करेगा किसी अर्ली पेमेंट के लिए, तो सेटलमेंट डिस्काउंट की बात ही नहीं आएगी। एक्सपेंस पेमेंट है। अब ये तो परचेजेस हो गई कि परचेज इन्वेंट्री हमने परचेज़ की। अब एक्सपेंस में क्या आता है? एक्सपेंसेस, बिजनेसेस इनकर डिफरेंट एक्सपेंसेस लाइक रेंट, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, टीसी। अब बिज़नेस को रन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। हम बात करें अगर बिज़नेस की, अपनी प्रेमिसेस नहीं है, ओन्ड प्रेमिसेस नहीं है, बिज़नेस के पास एक अपनी जगह नहीं है बिज़नेस रन करने के लिए, तो वो क्या करेगा, किसी और से जो है रेंट पे जगह ले लेगा। मोस्टली बिजनेस यही कर रहे होते हैं। जो उनकी बिल्डिंग होती है वो क्या होती है, वो एक रेंट पे ली हुई होती है उन लोगों ने बिल्डिंग। तो रेंट, तो क्या होगा कि उनको रेंटल पेमेंट्स करनी होगी, मतलब कि जो जिससे वो रेंट पे जगह ली है उसको मंथली जो है रेंटल पेमेंट करनी होगी, इसको हम रेंटल एक्सपेंस बोल देंगे। उसके बाद रिपेयर्स, बिजनेस